हेलो माय डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी केयर पर। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 9 के बायोलॉजी का एक चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, या इसी में कहें हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग का टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग लास्ट जो पढ़े थे वह था स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में हम लोगों ने देखा था कि अच्छा किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था संतुलित आहार का, व्यक्तिगत और घरेलू स्वास्थ्य का, साथ ही साथ स्वच्छ भोजन एवं जल का। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट शर्त है या नेक्स्ट कंडीशन है स्वस्थ रहने के लिए, उसमें कहते हैं शुद्ध एवं स्वच्छ वायु। यानी इसमें हम लोग कहते हैं कि प्रदूषित वायु में सांस लेने से श्वसन संबंधी रोग जैसे दम्मा, ब्रोंकाइटिस आदि हो सकते हैं। इसी कारण से हमें प्रदूषित वायु से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायु के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है, तो हमारे आसपास शुद्ध वायु कैसे हो सकते हैं या अपने आसपास के माहौल में शुद्ध वायु का वातावरण कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दिया गया है। जिसमें सबसे पहला है कि हमारा जो घर होता है वह घर हवादार और रोशनी भरा होना चाहिए। दूसरा है कि हमारा जो रसोई घर होते हैं उनमें चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करना चाहिए। चिमनी और एग्जॉस्ट फैन के बारे में आप जानते हैं, चिमनी क्या करता है, धुएं बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारे घरों में जो अनावश्यक गर्मी और धुएं जमा होते हैं उसको वो बाहर निकालने का काम करेगा, खास करके रसोई घर से। एग्जॉस्ट क्या करता है, वह हमारे घरों में, कमरों में भी और किचन में भी घर के गर्मी को या गर्म हवाओं को बाहर निकालने का काम करता है, इसीलिए उसको एग्जॉस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जो घर में चूल्हे का इस्तेमाल होना चाहिए वह धुएं रहित चूल्हे का इस्तेमाल होना चाहिए। कैसा चूल्हा इस्तेमाल होना चाहिए, धुआं रहित, यानी वैसा चूल्हा जिसमें से धुआं कम निकले या न निकले तो और अच्छा। नेक्स्ट कहेंगे कि हम लोग वाहनों एवं उद्योगों द्वारा निकलने वाले हानिकारक गैसों पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी हम लोग जितने वाहन चलाते हैं, हमारे आसपास के जो कल कारखाने हैं, उनसे निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं उन पर भी हम लोग धीरे धीरे ही सही नियंत्रण करेंगे तो कम से कम हानिकारक गैसें हमारे आसपास के वातावरण में फैलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वह है वायु प्रदूषण को यथासंभव रोकने की कोशिश करना। यानी कि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, सरकार के कोशिश करने के साथ साथ ये हम लोग का भी दायित्व है कि हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण को जितना शुद्ध और स्वच्छ बना करके रखें, हम लोग उसी के अनुसार खुद भी हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं व्यायाम और विश्राम, यानी एक्सरसाइज एंड रेस्ट, या इसको रेस्ट एंड एक्सरसाइज का भी नाम दे सकते हैं। तो कहता है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, तो आज करके भाग दौड़ वाली लाइफ में आप कई जगह पर देखे हैं, हर तरह के, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग एक्सरसाइज करने में व्यस्त रहते हैं। किस लिए व्यस्त रहते हैं, ताकि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रख सके। तो कहता है नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज जो होते हैं वो क्या करता है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। अगर हम लोग एक रूटीन बना करके डेली व्यायाम करते हैं तो वह व्यायाम हमारे श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगी तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र जो होंगे वो हमारे मांसपेशियों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो आवश्यक ऊर्जा श्वसन तंत्र कैसे प्रदान करेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि श्वसन तंत्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और वही ऑक्सीजन हमारे भोजन के अणुओं को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालने का काम करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक श्रम ज्यादा कर सकते हैं। कब, जब हम लोग नियमित व्यायाम करेंगे तब। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यानी मन को स्वस्थ रखने का काम करेगा, फुर्ती लाने का काम करेगा। और इस कारण से हम लोग दोनों तरह का जो श्रम है यानी काम है
वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दिल का दौरा एवं हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उनका भी खतरा कम हो जाता है अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। हमारे रात को नींद अच्छी आती है, पाचन शक्ति बढ़ता है। ये सब किस चीज का फायदा है? हमारे नियमित व्यायाम करने का। यानी हमारे नियमित व्यायाम करने से दिल का दौरा, हृदय संबंधी रोग का होने का खतरा कम हो जाता है। रात को नींद अच्छी आती है क्योंकि हमारा शरीर व्यायाम करने से थका रहता है। पाचन शक्ति भी बढ़ जाता है क्योंकि नींद अच्छी आएगी। क्षमता और उम्र, पेशा और स्वास्थ्य के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। यानी किस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, उस व्यक्ति का कितना उम्र है, उस व्यक्ति की क्या पेशा है यानी क्या काम करता है, उसका स्वास्थ्य कंडीशन कैसा है, उन सब के अनुसार किसी व्यक्ति को काम के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि क्षमता के अनुसार का मतलब क्या। तो आप भली भांति समझते हैं कि एक छोटे बच्चे की क्षमता बड़े बच्चे के मुकाबले कम होता है। तो जो व्यक्ति जिस क्षमता के अनुसार है उसे उसी क्षमता में व्यायाम करना चाहिए। जिस उम्र का है उस उम्र के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अब कोई 20 साल का लड़का है, कोई 50 साल के व्यक्ति हैं, क्या दोनों एक समान क्षमता वाले हैं? नहीं, दोनों का उम्र अलग अलग है, दोनों का क्षमता अलग अलग है। तो दोनों अपने हिसाब का व्यायाम कर सकते हैं। पेशा में भी आप ध्यान रखिएगा, कोई शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, कोई मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं। तो जो मानसिक श्रम करते हैं उनको शारीरिक एक्सरसाइज ज्यादा करने की आवश्यकता है, जो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं उनको मानसिक व्यायाम करने की ज्यादा आवश्यकता है। तो इस अनुसार आप अपने व्यायाम का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ कहता है कि जितना हमें व्यायाम की आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें विश्राम एवं नींद को भी हमारे शरीर को मिलना चाहिए। तो कहता है विश्राम और नींद करता क्या है? तो हमारे शरीर को आराम देता है और आराम देने के साथ साथ वो हमारे शरीर को पुनः काम के योग्य बनाता है, यानी काम करने के लिए तैयार करता है ताकि हम अच्छे ढंग से काम को कर सके। फिर क्या करता है? अगर आप अच्छा ढंग से अपने शरीर को विश्राम देते हैं, मन को विश्राम देते हैं, नींद अच्छी लेती है, तो हमारे शरीर से, मन से तनाव दूर होता है। इसीलिए कहता है तनाव को भी यह कम करता है। साथ ही साथ अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा आज का मेडिसिन है कि अपने आप का मनोरंजन करें। तो कहता है कि अपने आप का मनोरंजन करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप अपने आप का मनोरंजन करने के लिए आप अपने पसंदीदा कामों को करें। पसंदीदा कामों को करने का मतलब आपका जो भी हॉबी है, चाहे संगीत सुनना हो, संगीत गाना हो, या खेलना हो, या किसी भी तरीके का, आप उससे अपना मनोरंजन करके अपने मानसिक तनाव को, शारीरिक तनाव को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यायाम के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने अनुसार व्यायाम, चाहे आप टहल करके व्यायाम करें, दौड़ करके व्यायाम करें, या प्राणायाम करके व्यायाम करें, योगा आसन करें, या जिम जाकर के व्यायाम करें, जैसे चाहे आप अपना व्यायाम कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना है कि व्यायाम करने के लिए अपनी क्षमता का ख्याल रखें, अपनी पेशा का ख्याल रखें, अपनी उम्र का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति जो होंगे वह एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले उस ढंग का व्यायाम नहीं कर पाएंगे। तो जिनका शरीर जिस अनुसार है उसके अनुसार उन्हें व्यायाम करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और अपने शरीर को टेंशन फ्री रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि किसी तरह के दुर्व्यसन का न होना। दुर्व्यसन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी खराब चीजों का हमारे शरीर को आदत नहीं करवाना। मतलब कि व्यसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है वह मनोवैज्ञानिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, उसी को कायिक तौर पर भी कहा जाता है कि कायिक तौर पर यानी शारीरिक तौर पर किसी ऐसे चीज पर निर्भर हो जाते हैं, किसी ऐसे चीज पर निर्भर हो जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो यह स्थिति ही दुर्व्यसन या व्यसन कहलाता है। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसे चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए या उसकी आदत नहीं लगाना चाहिए जिसके कारण उनके शरीर को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से नुकसान हो। तो किस तरह का जनरली आदत होता है? तो उसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ नोट किया है कि धूम्रपान हो सकता है,
धूम्रपान में आप जानते हैं बहुत सारी चीजें आती है, सिगरेट भी आता है, बीड़ी भी आते हैं, पान, तंबाकू वगैरह। मादक द्रव्य या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर सेवन करते भी हैं गलती से तो उसका आदत नहीं बनाइए। नेक्स्ट आता है कि मानसिक एवं शारीरिक चुस्ती को यह क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। नेक्स्ट कहता है कि तंत्रिका तंत्र एवं यकृत को नुकसान पहुंचाता है। कौन? यह इस तरह का दुर्व्यसन यानी एडिक्शन श्वसन संबंधी बीमारियां फैलाएगा, हृदय रोग करेगा, कैंसर करेगा, और इस तरीके से हम लोग एक अच्छे खासे शरीर को खराब शरीर की ओर लेते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहता है कि आदत नहीं लगाना चाहिए, खास करके इन सारे चीजों का आदत। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रोग क्या है या रोग किसे कहते हैं। रोग को इंग्लिश में आप जानते हैं डिजीज कहा जाता है। तो रोग है क्या? तो रोग एक असामान्य स्थिति है। असामान्य स्थिति मतलब जिसमें हम लोग सहज महसूस नहीं करते, अच्छा महसूस नहीं करते, या कहे जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं। मतलब शरीर का वैसा कंडीशन जिसमें शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हो रहे हैं या अंग हो रहे हैं वह सुचारू रूप से ठीक ढंग से नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति जो है वही बीमारी या रोग के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर कई सारे जितने भी आप रोग का नाम जानते हैं, डिजीज का नाम जानते हैं, सबको आप इसमें रख सकते हैं। एक और इसमें रोगों को लिया गया है जिसका एग्जाम्पल लिए है गठिया का, इंग्लिश में कहा जाता है आर्थराइटिस। यह होता क्या है? तो यह जोड़ों को प्रभावित करता है, ज्वाइंट को ज्यादा इफेक्ट करता है। इसे संधि शोथ के नाम से भी जानते हैं। रोगों में आप देख रहे हैं सर्दी खांसी होता है, हैजा होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, जितना नाम आप ले लें। लेकिन इसमें याद रखेंगे कि कभी कभी दुर्घटना बस भी हमारा शारीरिक अंग या अंग तंत्र जो है वह समान या नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर पाते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाने के कारण। तो ऐसा नहीं कि उस स्थिति में अगर शरीर का अंग या कोई भी अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे रोग है। वो रोग नहीं है, वो एक्सीडेंटल केस है। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं कि रोगों के प्रकार। तो रोगों के तो वैसे कई प्रकार हैं, लेकिन जितने भी प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को मिला करके दो प्रकार बनाया गया है। एक है तीव्र, दूसरा है चिरकालिक। तीव्र को कहते हैं क्षणिक, चिरकालिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक रहे। तो तीव्र या क्षणिक रोग किसको कहेंगे? तो कहते हैं तीव्र या क्षणिक रोग वैसे रोग होते हैं जो अचानक से आते हैं और जिनका प्रभाव कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रहता है और तेज रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं सर्दी खांसी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, बदन दर्द हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं। इसके जैसा और भी कई सारे ऐसे बीमारी हैं जो होते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो वैसे रोगों को तीव्र या क्षणिक रोग में रखा जाता है। दूसरा जो होता है वह है चिरकालिक रोग। चिरकालिक रोग का मतलब वैसे रोग जो लंबे समय तक रहते हैं, या कहे जो पूरे ढंग से ठीक भी नहीं हो पाते हैं, लगातार बने रह जाते हैं। तो कहता है यह रोग जो है वह लंबे समय तक रहता है, सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं हो पाते हैं, यानी दवा खाते हैं नियंत्रित हो जाता है लेकिन अच्छे ढंग से ठीक नहीं हो पाते हैं। उदाहरण देख रहे हैं दम्मा है, गठिया है, टीबी है, मधुमेह है। टीबी को कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में क्षय रोग। गठिया अर्थराइटिस जानते ही हैं। दमा में क्या होता है? सांस फूलने लगता है। मधुमेह क्या होता है? जिसको आप लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं या चीनी के बीमारी के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि यह जो चिरकालिक रोग है वह खराब आदतों से होता है। खराब आदतों का मतलब दुर्व्यसन का शिकार होना, पान, गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब के प्रभाव के कारण भी होता है। दूसरा, उम्र के बढ़ने के कारण, प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के कारण, बुढ़ापे में आने के कारण भी होता है, जिसको गठिया कहते हैं। तीसरा, यह अनुवांशिक भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज वगैरह। तो अनुवांशिक बीमारी किसको कहेंगे? अनुवांशिक रोग किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा रोग
जो अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों में आता है, यानी माता पिता से, दादा दादी से उनके बच्चों में आता है, वैसे रोग को, बीमारी को आनुवांशिक रोग या बीमारी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारे रोगों का जो हम लोगों ने जिक्र किया उसे चिरकालिक रोग में रख सकते हैं, क्योंकि यह लंबे समय तक रहते हैं। इसमें जो मरीज है या बीमार व्यक्ति है वह जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, या कहे पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं। दवा खाते हैं, उनके रोगों का नियंत्रण होता है, लेकिन वो अच्छे ढंग से कंप्लीट जो क्योर होता है वो नहीं हो पाता है। कुछ नोट लिखा हुआ है जिसमें कुछ पहचान दिया है कि अगर मधुमेह से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसका घाव जल्दी नहीं भर पाता है, यानी उसके घाव भरने में बहुत समय लगता है। फिर अगर कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित है, यानी उसको टीबी हो गया है या कहे ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, हिंदी में कहे तो क्षय रोग हो गया है, तो वह व्यक्ति का वजन जो होता है वो लगातार कम होता जाता है, दिन ब दिन कम होता जाता है। किसी काम को करने में वह जल्दी थका थका महसूस करने लगता है। और भी कई सारे लक्षण हो सकते हैं, ये एक छोटा सा पहचान के बारे में बात किए। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है रोगों के लक्षण। यानी किसी व्यक्ति को रोग होता है तो उसके पहचान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहचान के तरीके में दो तरीकों का बात यहाँ किया जा रहा है। एक होता है रोगों के लक्षण, जिसमें कहता है कि यह जो वैसा शारीरिक संकेत होता है जो कि केवल रोगी ही महसूस करता है। रोगी ही महसूस करने का मतलब कि वह लक्षण, वह संकेत सिर्फ व्यक्ति खुद महसूस कर पाता है कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर गले में दर्द है, पेट में दर्द है, बदन में दर्द है, चक्कर आ रहा है, तो यह सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या हमको महसूस हो रहा है। तो जो चीज रोगी खुद महसूस कर पाता है वैसे जो होते हैं रोग के लक्षण कहे जाते हैं। क्लियर है? सिम्टम्स ऑफ डिजीज। और यह क्या होता है, पर्सन जो होते हैं वह रोग से ग्रसित है, लक्षण यही बताता है। क्लियर है? यानी रोग का जो लक्षण है वह यह बताता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है या उसको किसी न किसी प्रकार की बीमारी हुई। तो किस प्रकार की बीमारी हुई है यह पता करने के लिए हमें उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछना पड़ेगा कि बताओ तुमको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है। दूसरा आता है रोगों के सामान्य चिन्ह या पहचान, जो हमें बाहर से देखने से पता चल जाएगा। यानी जब किसी व्यक्ति का वैसा स्थिति जिसमें उसके शरीर की कायिक रचना एवं आदर्श स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, यानी जो बाहर से हमको दिखाई पड़ रहा है वह देखने से हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसके शारीरिक परिवर्तन कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। जैसे उसके आंखों का लाल हो जाना, आंखों का पीला होना, त्वचा के रंग में परिवर्तन आ जाता है, ग्रंथियों में सूजन आ जाता है, चेहरे का मुरझा जाना। तो इन सब चीजों से मतलब देख करके बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की क्या है, बीमारी है। यानी बिना पूछे हम उस रोगी के बारे में पता कर सकते हैं। यानी एक हुआ कि हमें रोगी से पूछ करके पता करना पड़ता है, तो ये रोग का लक्षण कहलाया। एक हुआ कि हम उसे देख करके पता कर सकते हैं कि नहीं इसको किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। क्लियर है? तब इसे हम लोग कहते हैं रोगों के सामान्य चिन्ह या पहचान। क्लियर है? अब कहता है कि त्वचा या आंखों के सफेद भाग का पीला होना हेपेटाइटिस का लक्षण माना जाता है या संकेत माना जाता है, चिन्ह माना जाता है। अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर जो है वह यह पता करते हैं कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार के उनके बीमारी का संकेत मिल रहा है। जैसे लक्षण के बारे में पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का रोग है। तब उनके सामान्य चिन्ह और पहचान पर आते हैं कि इस लक्षण या रोग का क्या क्या पहचान हो सकता है, उसको वह जानने की कोशिश करते हैं। तब उनको लगता है अच्छा यह इसको इस तरह की बीमारी हो सकती है। अगर इससे भी उन डॉक्टर को कंप्लीट तरीके से यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि किस तरह का बीमारी है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का एक्सरे करवाएंगे
जांच के लिए भेजेंगे कि आप ये जांच करवा करके आइए, अल्ट्रासाउंड करवा करके आइए, तब जाकर के वह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है और उसी के अनुसार वो उसका इलाज करते हैं, डायग्नोस करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होगी, आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप इसे अच्छे ढंग से रिवाइज करें और याद करें, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे हम लोग फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।